अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान एक बार फिर आप तमाम ही का अपने चैनल SK एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तहान की तैयारी में जुटे होंगे, कोशिश में लगे होंगे, हर तरह से हर कोशिश से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम में इम्तहान में बेहतर नंबर लाने की कोशिश में लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके अभी तक के सारे पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। आपने अपनी मेहनत को साकार करके दिखाया होगा। तो आपकी इस मेहनत को थोड़ा और आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए उर्दू का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ये मॉडल पेपर RBSC बोर्ड ने यानी राजस्थान बोर्ड ने क्लास 10th के लिए जारी किया था, जो कि आपको RBSC की वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना सिर्फ मैं आपको पेपर बताऊँगा बल्कि उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊँगा, जो कि आपको वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला है। तो मैं इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी करवाऊँगा और साथ ही में ऐसी इम्तिहान से रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिन बातों का आपको ख्याल रखना है, मैं वो चीज़ें भी आपको निशानदेही करता चलूँगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में क्या क्या ख़ास बातें हैं, किस तरह से क्या चीज़ें हमें जाननी है, क्या चीज़ आपको बताई जाएंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर, जो कि RBSC बोर्ड ने लॉन्च किया था। और ये उर्दू का पेपर है। इस पेपर को आपको इम्तहान में करने के लिए 3.25 घंटे मिलेंगे और ये 80 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है। मॉडल पेपर में आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ हिदायत दी गई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको एग्ज़ाम में भी मिलने वाले हैं। मैं सिर्फ एक बार रफली पढ़ देता हूं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इनको जानना समझना आपके लिए कितना ज़रूरी है, किन बातों पर आपको अमल करना है और किन बातों को छोड़ देना भी बेहतर हो सकता है। आइए बारी बारी मैं आपको बातें बता देता हूँ। तलबा के लिए हिदायत। तलबा तालिबात, सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। सभी सवालात के जवाबात लाजमी हैं। हर सवाल का जवाब दी गई कॉपी में ही लिखें। हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखें। जिन सवालों के एक से ज़ायद हिस्से हैं उन हिस्सों के जवाबात एक साथ ही लिखें। सवालों के जवाबात खुशखत लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें। हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। तो आपको किस बात पर अमल करना है? आपको इस बात पर अमल करना है, जब आप इम्तहान में बैठे होंगे, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, वहाँ पर आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो सवाल आपको अच्छी तरह से आते हैं, जो सवाल के जवाब आपको ढंग से आते हैं, बेटर तरीके से आते हैं, जिन सवालों का जवाब आप इजीली या बेटर या ढंग से दे सकते हैं, जिन सवालों का जवाब आपको 100% श्योरिटी के साथ बिल्कुल सही आता है, तो कोशिश करें पहला आप वो सवाल करें। सीरियल के चक्कर में ना पड़ें कि हमें पहला सवाल करना है, दूसरा करना है और उसके बाद तीसरा करना है, फिर चौथा सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको सोचने बैठ जाएं, है ना, कि 1 घंटा आप लगा दें सोचते रहे बैठे बैठे, नहीं इसका जवाब क्या होगा, नहीं इसका जवाब क्या होगा। तो आप जितनी देर में सोचेंगे उतनी देर में आप 2 सवाल और कर पाएंगे। तो चौथा सवाल नहीं आ रहा है तो चौथा सवाल छोड़ दीजिए, पहले 5वां सवाल कर लीजिए। 5वां भी नहीं आ रहा तो पहले 6ठा कर लीजिए। ये आपका पेपर करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है। किसी सवाल को सोचने में टाइम, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस मॉडल पेपर में 3 सेक्शंस हैं, या मैं आपको पहले क्या करता हूँ, एक बार मॉडल पेपर बता देता हूँ कि मॉडल पेपर आया किस तरह था और मैंने आपको किस तरह से डिज़ाइन करके आपको दिया है। एक मिनट वेट कीजिए। देखिए, बोर्ड की वेबसाइट पे पेपर कुछ इस तरह था। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ हिदायत दी गई है। उसके बाद यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट किया गया है। ये आपका सेक्शन A यानी हिस्सा अलिफ। इसमें आपको कुछ MCQs दिए गए हैं, ABCD वाले सवाल दिए गए हैं। 1 से लेकर ये सवाल आपको पहले वाले सवाल के अंदर आपको 12 सवाल दिए गए हैं। ठीक है। हर सवाल आपको 1-1 नंबर का दिया गया है। हर सवाल के सही जवाब पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद आपको दूसरा सवाल जो है वो है खाली जगह भरने का। खाली जगह को पूरा करना है। इसमें आपको 6 खाली जगह दी गई है। कितनी दी गई दोस्तों? आपको 6 खाली जगह दी गई है और हर खाली जगह भरने पर आपको 1 नंबर इसका मिलने वाला है। यानी सेक्शन A में जितने भी सवाल हैं सभी 1-1 नंबर के हैं। तो आपको 12 सवाल तो किसके मिल जाएंगे? MCQ के, और 6 सवाल मिल जाएंगे आपको खाली जगह भरने के। फिर बात करते हैं दोस्तों तीसरे सवाल के बारे में।
तो तीसरे सवाल में क्या होगा, इसमें आपको एक एक लाइन के यानी एक एक वर्ड के जवाब देने हैं। और ये सवाल दोस्तों ये भी आपको कितने मिलने वाले हैं, 12। कितने मिलने वाले हैं, 12 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो 12 सवाल आपके हो जाएंगे MCQs वाले, जिनमें ABCD में 4 में से एक चुनना है। 6 सवाल हो जाएंगे आपके खाली जगह भरने वाले, और उसके बाद 12 सवाल के हो जाएंगे ऐसे जिनमें आपको या तो एक वर्ड में या एक लाइन में आपको जवाब उसका देना है। तो टोटल 12 12 24 24 और 6 आपके टोटल 30 नंबर आपको सेक्शन A के मिलने वाले हैं। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन B के बारे में। सेक्शन B में क्या होंगे, आपको पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के अकॉर्डिंग आपको 4 सवाल दे दिए जाएंगे। कितने सवाल है पैसेज के अंदर, 4 सवाल। ये अनसीन पैसेज होगा, ऐसा पैसेज जो आपकी किताब में शामिल नहीं होगा, ऐसा पैसेज दिया जाएगा और पैसेज ही ढूंढ ढूंढ कर आपको क्या करना होगा, जवाब देने। तो 4 सवाल आपको पैसेज के देने हैं, हर सवाल पर आपको 2 नंबर मिलेगा। सेक्शन A के जो सवाल हैं सब 1 1 नंबर के हैं और टोटल सेक्शन A आपका कितना नंबर का है, 30 नंबर का है। ठीक है। सेक्शन B के जो सवाल हैं वो सब कितने नंबर के हैं, 2 2 नंबर के। कितने नंबर के हैं, 2 2 नंबर के। तो 4 सवाल तो आपके हो जाएंगे ये वाले, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 13 13 दूना 26 13 दूना 26, ऑलमोस्ट 26 नंबर के हो सकता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ये 12 नंबर के सवाल हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों कितने नंबर, 24 नंबर। कितने मिलेंगे, 24 नंबर सेक्शन B में। और इसके सभी सवाल कितने नंबर के हैं, 2 2 नंबर के हैं। टोटल कितने सवाल हैं दोस्तों, 12 सवाल हैं। अब आते हैं सेक्शन C यानी हिस्सा G पर। इनमें जो सवालात हैं वो हैं 3 3 नंबर के, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, है ना। तो 16 के बाद इसमें आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, आपको पैसेज का आंसर बताना है। उसके बाद आपको अथवा में सवाल दिए जाएंगे, यानी इसके बाद जो बड़े बड़े सवाल हैं 3 3 नंबर के हैं। और यहाँ ऑप्शन भी दिया जाएगा कि या तो ये सवाल कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, या वाले सवाल आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ सवाल दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको उसको पूरा आंसर भी बताऊंगा कि क्या इनके आंसर रहने वाले हैं। सेक्शन C के जो सवाल हैं सब 3 3 नंबर के हैं, और सेक्शन D के जो सवाल हैं वो 4 4 नंबर के हैं। टोटल मिला के आपका पूरा पेपर कितने नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का हो जाएगा। प्लस 20 नंबर आपके किसके हो जाएंगे, 17 अंक के हो जाएंगे। इस तरह आपको टोटल 100 नंबर 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे। ठीक है। अब आपको कैसे कैसे सवाल मिलने वाले हैं, क्या इनके जवाब देने वाले हैं, मैं आपको सारे जवाब बता देता हूँ। लेकिन जवाब से पहले कुछ बातें और हैं, वो सुन लीजिए। ये जो मॉडल पेपर दिया गया है, इस मॉडल पेपर के जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताए जाएंगे। जवाब सुनने से पहले आपको कितनी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, 3 बातों का। पहली बात, अगर आपको लगता है वीडियो देखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप ये पूरे वीडियो की आंसर सहित PDF फाइल आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब आप कहेंगे सर टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है SK, फिर लिखना है एड्यूविज़न और आगे लिखना है फैमिली। क्या लिखना है दोस्तों, फैमिली। अभी ऐसे ही चलता है, अभी मार्क करता हूँ SK एड्यूविज़न फैमिली। SK एड्यूविज़न का फैमिली लिखेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे आंसर को आप खुद बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपके लिए रही दोस्तों एक गुड न्यूज़ कि आपको PDF ईजिली मिल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको सारे आंसर बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये करना है, इससे पहले मैं 2 वीडियो और दे चुका हूँ क्लास 10th के लिए, जिसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। आप एक बार वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर से रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती है। लास्ट ईयर आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, 70% दिया गया था, लेकिन इस बार क्या किया है, सिलेबस पूरा दे दिया गया है। पूरा सिलेबस 100% आपका सिलेबस इस बार दे दिया गया है और कहीं से कुछ भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पिछले साल वाले पेपर भी, पिछले साल वाले वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आप वो ग्रामर वाले भी और सब्जेक्ट वाले भी 2 वीडियो हैं, 1-1 घंटे के वीडियो हैं, दोनों ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की क्यूरी नहीं रहे। हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया गया है
तो चलो आज का पेपर है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा तौल नहीं देंगे, ज़्यादा बातों को नहीं खींचेंगे। अब पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा पेपर सेक्शन ए से। सेक्शन ए का सवाल पहला क्या है, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के 4 मुमकिन जवाबात में से सही जवाब चुनकर कॉपी में लिखें। आपको पूरा सवाल दोस्तों वापस कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सवाल नंबर 1 लिखकर, फिर ये आई वाला 1 लगाकर, रोमन वाला 1 लिखकर आपको सिर्फ लिखना है, आगे सी और बाद में बताना उसका आंसर लिख देना है। पूरा सवाल वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और नंबर फिर भी उतने 1 नंबर ही मिलेंगे। अगर आप सिर्फ दिखावा इतना से लिख देंगे तो भी 1 नंबर मिलेंगे, पूरा सवाल लिख दोगे तो भी 1 नंबर ही मिलने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा आपको इसके नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, 1 के 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप टाइम वेस्ट ना करें इन चीज़ों को बार बार लिखने के लिए। पहला सवाल है, तकल्लुफ़ के मानी क्या हैं? गम, बेचैनी, दिखावा या परेशानी? सही जवाब है दिखावा। और तकल्लुफ़ किससे लिया गया है दोस्तों? ये आपके चैप्टर नंबर 2 तकल्लुफ़ी बेतकल्लुफ़ी कन्हैयालाल कपूर का चैप्टर से सवाल ये लिया गया है। सवाल नंबर 2, राजपूतों के एक सरदार का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? रघुपत। क्या नाम था बच्चों? रघुपत। सवाल नंबर 3, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? सही जवाब है शौरसेनी, इसको शूरसेनी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4, लिंशु ने किसके नाम खत लिखा था? चैप्टर का नाम ये है, खुदा के नाम खत। सवाल नंबर 4, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम था, क्या था? लुई ब्रेल। क्या नाम था बच्चों? लुई ब्रेल। सवाल नंबर 6, मौत का एक दिन मुअय्यन है में मुअय्यन के मानी क्या है? गालिब का शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। मुअय्यन का मतलब होता है तय, निश्चित। मौत का एक दिन निश्चित है, फिक्स है, उसके बाद भी नींद रात भर क्यों नहीं आ रही है। सवाल नंबर 7, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? सही जवाब है वली मोहम्मद। अब ये दोस्तों छोटे छोटे जो सवाल हैं ये आपको क्यों नहीं आएंगे और कहाँ पर आपको देखने हैं, कहाँ से समझने हैं? तो क्लास 10th की जो जान पहचान बुक है, जान पहचान की पूरी बुक का एक एक चैप्टर मैंने समझाया है, एक एक चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर मिल जाएंगे। आपको लगता है कि जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लगा हो या स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया हो या स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया हो आपके समझ में नहीं आया हो, है ना, या जिस दिन पढ़ाया हो आप उस दिन बीमार हो, स्कूल नहीं जा पाए हो, कोई भी क्यूरी कोई भी रीज़न रह सकता है, तो आप उस चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ आपको याद करनी थी। ठीक है, तो आप चाहें तो सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही एग्ज़ाम में तो चैप्टर नहीं आता ना, एग्ज़ाम में क्या आता है, सवाल जवाब आते हैं। तो जान पहचान की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपके 1 से लेकर 22 तक सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। उसके बाद जान पहचान की क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको 1 से लेकर 22 तक के जान पहचान के जितने भी चैप्टर हैं सबके क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। चैनल पर जाइएगा, आपको ये भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी। और रहा मैराथन वाला वीडियो कौन सा है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर उन दोनों के लिंक डाल चुका हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से वो दोनों वीडियो के लिंक देखकर वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएँ। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 8, पहाड़ ने किसे डूब मरने के लिए कहा? पहाड़ ने किसे कहा था दोस्तों? गिलहरी को कहा था। सवाल नंबर 9, नज़्म हमद के शायर का नाम क्या है? इस्माइल मेरठी। क्या नाम बच्चों? इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 10, खुदाए सुखन के लक़ब से किस शायर को याद किया जाता है? वो किया जाता है मीर को। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, ना खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर को काफ़ी अलक़ाबात से जाना जाता है। सवाल नंबर 11, दुश्मन का मुतज़ाद है, दुश्मन का उल्टा, मुतज़ाद यानी विलोम शब्द क्या है? दोस्त। क्या है? दोस्त। सवाल नंबर 12, ख़त्मा की अलामत। मैंने आपको रमूज़ा कॉफ भी पढ़ाया है, आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको इसम, फ़ैल, सिफ़त और रमूज़ औक़ाफ़ वगैरह सब बताए गए हैं। आप वो प्लेलिस्ट के वीडियो भी देख लिए होंगे, अगर आपने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको सब अच्छे तरह से याद होगा। और नहीं देखे हैं तो लास्ट टाइम में देखकर भी क्या करोगे, हम देख लीजिए। ख़त्मा की अलामत कौन सी है? तो दोस्तों ये क्या इसकी अलामत है? ख़त्मा की, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ये क्या है? ये सवालिया निशान है। और ये क्या है? ये वावीन है। क्या है? वावीन, जिसको अपर कॉमा, अपॉस्ट्रोफ कॉमा कहा जाता है। अब है दोस्तों सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में क्या है? खाली जगह को भरनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही भर दिए ताकि आपको भरने में ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने आंसर भी सबके ऑलरेडी येलो कर दिए थे ताकि आप स्किप करके भी जल्दी जल्दी वीडियो देख सकें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। सवाल नंबर 2 का क्या है?
मंदरजा झील खाली जगह पुर कीजिए। अब इसमें पहला है, तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से हो जाता है क्या? आलूदा। क्या हो जाता है? आलूदा। आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले का एक गोला थी। किसका गोला थी? आग का गोला थी। जो आग के ना जाए वो देखा, जो आग के नहीं जाए वो क्या होता है? बुढ़ापा। और जो जाके ना आए वो क्या होती है? जवानी। ठीक है, दुनिया की अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ की यहाँ आनी जानी देखी। अगर आपने नज़म ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। सवाल नंबर 6, लाई हयात आए ले चली चले। कौन ले चली? ख़ज़ा ले चली चले, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। मकान की जमा मकानात होती है। वो अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ कहलाते हैं, जिसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। सवाल नंबर 3, मंदरजा झील सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? जवाब, कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार वज़ीर अली था। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसकी याद आ जाती है? रॉबिन हुड के कारनामे। किसकी याद आ जाती है? रॉबिन हुड की। सवाल इससे इंपॉर्टेंट बनता है, कारतूस वाले चैप्टर से ये लिया गया है, जो कि क्या एक ड्रामा है। सवाल नंबर 2, ई टिकट किसे कहते हैं? जवाब, किसी बस, रेल, हवाई जहाज़ की टिकट हम इंटरनेट के ज़रिए करा सकते हैं, इसे ही ई टिकट कहते हैं। सवाल नंबर 3, आसमान में कितने तारे हैं? और अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? जवाब दिया, अवंती ने कहा जितने उसके गधे के बदन पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। उसने क्या? आसमान में तारे हैं। सवाल नंबर 4, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था? तो ये वज़ीर है, वज़ीर अली नहीं है। ठीक है, ये काठ का घोड़ा वाला चैप्टर से सवाल है। जवाब इसका, वज़ीर जाम की वजह से बेचैन था क्योंकि गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त करीब आ रहा था। वफ़द किसे कहते हैं? राजदूत को। किसे कहते हैं? राजदूत को। सवाल नंबर 5, डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब है, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। अब आपको तीनों चारों सवाल एक में ही बता दिए गए हैं। सवाल नंबर 6, नज़्म हमद में सूरज को क्या कहा गया है? जवाब, नज़्म हमद में सूरज को चश्मा कहा गया है। इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप डिटेल बयान करें तो भी चल जाएगा, एक लाइन में इसका आंसर आपको देना ज़रूरी है। नज़्म हमद में सूरज को चश्मा कहा गया है क्योंकि सूरज निकलने के बाद सूरज की किरणें चश्मे की तरफ फैल जाती है और उसमें सफ़ेद दूध या चमक होती है जो पानी के चश्मे की मानिंद नज़र आती है। सवाल नंबर 7, रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे में कहकशा के मानी क्या हैं? जवाब, रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे में कहकशा के मानी सितारों का झुरमुट से हैं। कहकशा किसे कहते हैं? सितारों का झुरमुट। सवाल नंबर 8, ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? शेख इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। सवाल नंबर 9, मीर की किसी एक मसनवी का नाम लिखिए। तो आप मीर के एक मसनवी बहार इश्क भी लिख सकते हैं, शोलाए इश्क भी लिख सकते हैं और दरियाई इश्क भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 3 लिखी है, आप कोई भी एक इनमें से लिख सकते हैं जो आपको ईजिली याद रह जाए। सवाल नंबर 10, आपके निसाब में बशर नवाज़ की कौन सी नज़्म शामिल है? जवाब, हमारे निसाब में बशर नवाज़ की कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म शामिल है। सवाल नंबर 11, ये निशान किसकी अलामत है? ये निशान क़ौसीन की अलामत है। इसे क्या कहते हैं? क़ौसीन। इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट और हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। सवाल नंबर 12, लफ्ज़ खतूत का वाहिद क्या है? लफ्ज़ खतूत का वाहिद होता है ख़त। क्या होता है बच्चों? ख़त। ख़त की जमा क्या है? खतूत। तो ये थे आपके एक नंबर के सवाल सारे। अब आते हैं सेक्शन बी पर। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, सेक्शन बी में क्या है? आपको पैसेज दिया गया है। नोट, दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। पहले पैसेज पढ़ना है आपको, पैसेज इक़्तिबास क्या दिया गया है उसको पढ़ना है, फिर आपको सवाल पढ़ के इसका जवाब इसी में से ढूंढ के देने हैं। ठीक है, बहुत आसान होते हैं, बहुत ईजीली सवाल पूछे जाते हैं, एक लाइन के छोटे छोटे सवाल होते हैं,
आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को इसी से ढूंढ के जवाब इजीली दे पाएंगे। पैसेज क्या है देखिए, दरबारों से उर्दू का रिश्ता बड़ा मानी खेज़ है। उर्दू ने दरबारों से नहीं बल्कि ख़ुद दरबारों ने उर्दू से रिश्ता पैदा किया। उर्दू असलन बाज़ारों, गलियों, कूचों, मेलों, जोगियों, संतों, फ़कीरों और सूफ़ियों की ज़बान है। इन्हीं फ़कीरों, संतों और सूफ़ियों ने इसे करिया करिया और शहर शहर, करिया करिया क्या होता है दोस्तों, गांव गांव, करिया करिया किसे कहते हैं, गांव गांव, इसे करिया करिया और शहर शहर फैलाया और सूरज की किरणों की तरह जहाँ जहाँ पहुँची आँखों में बसती और दिलों को शादाब करती गई। अब सवाल है, दरबारों से उर्दू का रिश्ता कैसा था? पहली लाइन में लिखा है दरबारों से उर्दू का रिश्ता बड़ा मानी खेज़ है। उर्दू असलन किन की ज़बान है? तो पैसेज में लिखा है, मन से जवाब नहीं देना है, जो पैसेज में लिखा है उसी को नकल मार के लिखना है बिल्कुल ईजी वे में। उर्दू असलन बाज़ारों, गलियों, कूचों, मेलों, जोगियों, संतों, फ़कीरों और सूफ़ियों की ज़बान है। सवाल नंबर 6, उर्दू को करिया करिया और शहर शहर किन लोगों ने फैलाया? जवाब, फ़कीरों, संतों और सूफ़ियों ने इसे करिया करिया और शहर शहर फैलाया। सवाल नंबर 7, इस इक़्तिबास में इस्तेमाल हुए मुहावरे आँखों में बसना का मतलब क्या है? इसका जवाब होता है आँख में हर वक्त तसव्वुर रहना, आँख में बस जाना। नोट, मंदरजा झेल सवालात के जवाब मुख्तसरन लिखिए। अब पैसेज का मामला हो गया ख़त्म। अब जो है सवाल के जवाब है मुख्तसरन खुद जवाब देने हैं, ग्रामेटिकल सवाल हैं। सवाल नंबर 8 है, फ़ाइल की तारीफ़ लिखिए। फ़ाइल किसे कहते हैं? किसी भी फ़ैल काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। सवाल नंबर 9, फ़ैल की तारीफ़ लिखिए। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना पाया जाए उस लफ्ज़ या कलमा को फ़ैल कहते हैं। काम करने या होने को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। क्रिया को उर्दू में फ़ैल कहते हैं। सवाल नंबर 10, मुहावरा छठी का दूध याद आना के मानी क्या है? जवाब है, मुसीबत के ज़माने में गुज़िश्ता ऐश याद आना। मुसीबत के पल में पुराने ऐश अपने आराम याद आना, उसे कहते हैं छठी का दूध याद आना। या यूँ समझ लीजिए, इसका दूसरा मतलब ये होता है निहायत तकलीफ़ पहुँचना, निहायत तकलीफ़ पहुँचना। सवाल नंबर 11, कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी के मानी है, मानी लिखिए। जवाब है इसका, बुरे अमल का नतीजा बुराई होता है, या इंसान जैसा कुछ करेगा वैसा ही कुछ उसके सामने आएगा। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सवाल नंबर 12, मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिक़े या लाहिक़े लगाएं। साबिक़ा किसे कहते हैं? उपसर्ग को। लाहिक़ा कहते हैं प्रत्यय को। उपसर्ग और प्रत्यय लगाना इसके अंदर। तो एक लफ्ज़ दिया उन्होंने अक्ल और एक दिया है इज़्ज़त। अब अकल से क्या बन सकता है? अकल से अक्लमंद बन सकता है, बाअक्ल बन सकता है ना। और इज़्ज़त से बाइज़्ज़त बन सकता है, इज़्ज़तदार बन सकता है, बेइज़्ज़त बन सकता है ना। जो भी वर्ड आप बना सकते, कोई भी वर्ड बनाना है, या तो साबिक़ा लगा दिए या लाहिक़ा लगा दीजिए, दोनों ही पोर्शन में इसका जवाब आप दे सकते हैं। सवाल नंबर 13, ख़ुतूत नवेसी में अलक़ाब से मुराद क्या है? ख़ुतूत नवेसी ख़त लिखने में अलक़ाब किसे कहते हैं? जवाब है, मकतूब इले जिसे ख़त लिखा जा रहा हो को मुखातब करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें अलक़ाब कहते हैं। अलक़ाब की नौइयत मकतूब इले के मकाम व मर्तबा के लिहाज से होती है और कातिब से उसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, उसका उससे रिश्ता क्या है। मोहतरम, मुकर्रम, मोहतरमा, बरखुदार वगैरह अलक़ाब के ज़ुमरे में आते हैं। इनके बाद निदाइया की अलामत लिखी जाती है। तो ये मोहतरम जो है, मुकर्रम है, मोहतरमा है, बरखुदार है, ये सभी क्या अलक़ाब है? क्या है? अलक़ाब है। सवाल नंबर 14, बयानिया मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून यानी निबंध, बयानिया निबंध किसे कहते हैं? बयानिया मज़मून की वो किस्म है जिसमें किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास इमारत या किसी ख़ास शय का जिक्र किया जाए। मसलन सर सैयद अहमद ख़ान, गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद, ताजमहल, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह। यानी अगर आपको कहा जाए गांधी जी पर निबंध लिखो तो ये क्या होगा? ये बयानिया मज़मून होगा। अगर आपको कहा जाए ताजमहल पर निबंध लिखो तो ये क्या होगा? बयानिया मज़मून होगा। सवाल नंबर 15, मज़मून नवेसी में तमहीद किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं बच्चों?
प्रस्तावना। मज़मून का इब्तदाई हिस्सा तमहीद कहलाता है। इसे ख़ास तौर पर दिलचस्प होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला मज़मून के इब्तदाई जुमलों को देखकर पूरा मज़मून पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। मज़मून के लिए एक अच्छी तमहीद मज़मून निगार की कामयाबी की दलील है। यानी अगर प्रस्तावना अच्छी होगी तो आगे बंदा पूरा निबंध पढ़ेगा। अगर प्रस्तावना शुरुआत की लाइन अच्छी नहीं है तो बंदा आगे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। इसके जो भी सवाल है वो सब कितने नंबर के हैं? 3-3 नंबर। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल नंबर 16, मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखिए और सियाक़ व सिबाक़ का हवाला भी दीजिए। अब पूरा सियाक़ व सिबाक़ का हवाला देना है और पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को अपने ज़बान में वापस रिक्रिएट करना है, दोबारा लिखना है, नया कुछ भी नहीं करना है इसमें। पहले पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज क्या है? हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं और जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने की बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। अनारकली बाज़ार का नाम है, ठीक है। बाज़ार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि उस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। अब ये बेतकल्लुफ़ी चैप्टर है, उसका ये पैसेज लेकर आपको दे दिया है। अब आपको सियाक़ व सिबाक़ का हवाला देना है, फिर इसकी तशरीह भी करनी है। तो पहले आपको क्या लिखना है? सियाक़ व सिबाक़ का हवाला। ये इक़्तिबास हमारी किताब में शामिल है और सबक मज़मून बेतकल्लुफ़ी से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ का नाम कन्हैयालाल कपूर है। कन्हैयालाल कपूर है। अब क्या लिखेंगे? तशरीह की तशरीह लिखेंगे। कन्हैयालाल कपूर इस इक़्तिबास में ये कहना चाहते हैं कि हमारे एक पुराने और निहायत बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं जिनकी बेतकल्लुफ़ी से मुझे कई बार तकलीफ़ महसूस होती है। उनकी आदत है कि वो जब कहीं मिलते हैं तो बेवजह बार बार गले लगाते हैं, जबकि सिर्फ मुसाफा से काम चल सकता है। उनकी बार बार गले लगाने की आदत बड़ी ख़राब है। हमारी उनसे अनारकली बाज़ार में मुलाकात हुई तो ज़रा सी देर में गले लगा रहे थे कि आते जाते लोग हैरान हो रहे थे और वो इस तरह हमें अपने बाजुओं में जकड़ रहे थे जैसे हमारी बरसों में मुलाकात हुई है, जबकि 2 दिन पहले ही हम और वो माल रोड पर मिल चुके हैं। वहाँ भी उन्होंने गर्मा गर्म अंदाज में बार बार गले लगाया था। अगर आपको ये पैसेज आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे या क्या दिया जाता है, या यानी ये वाला आता है, ठीक है। नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप दूसरा भी कर सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे। दूसरा पैसेज क्या है ये भी देख लीजिए, क्या पता आपको दूसरा वाला भारी लगे, आप चाहे तो पहला भी कर सकते हैं, ठीक है। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और वो फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह क़बा और कुलह पहनी, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। तिजारत को फ़रोग़ दिया, तिजारत यानी बिज़नेस, ठीक है। तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए। उसने मदरसा और सरकारी कुतुब खाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान को ख़ुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था और वो अच्छी घुड़सवार थी और उसे जंगी असलहों के इस्तेमाल का हुनर भी आता था। असलह यानी अस्त्र शस्त्र जिसे कहते हैं हिंदी में, हथियारों का भी इस्तेमाल आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। अब आते हैं हवाले पर। ये सबक हमारी किताब जान पहचान में शामिल है और सबक मज़मून रज़िया सुल्तान से लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं इसकी तशरीह पर। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली ऐसी औरत है जो हिंदुस्तान की मलिका बनी और दिल्ली के तख्त पर बैठी थी।
रज़िया ने हुकूमत संभालने के बाद बहादुरी से मुश्किलों का हिम्मत से मुकाबला किया। रज़िया फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। रज़िया सुल्तान ने बादशाहों की तरह कबा किसे कहते हैं, ढीला ढाला और कदरे लंबा लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, और कुला यानी ताजशाही टोपी जिसे पहनकर पगड़ी बांधते हैं। ये कौन से कपड़े होते हैं जो राजा महाराजा लोग पहनते हैं? ये कपड़े किसने? रज़िया सुल्तान ने भी पहनी थी, जो कि सिर्फ सुल्तान ही पहना करते थे। रज़िया सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। रज़िया सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का ख्याल रखा। रज़िया सुल्तान ने तिजारत को बढ़ावा दिया, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं भी खुदवाए। रज़िया सुल्तान ने मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान को पढ़ने लिखने के शौक़ के साथ साथ अच्छी घुड़सवारी भी आती थी। रज़िया सुल्तान को जंग में काम आने वाले हथियारों का भी हुनर था। रज़िया सुल्तान की हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। आप इस तरह की ट्रांसलेशन वापस कर सकते हैं। अब है आपके दोस्तों सवाल नंबर 17। हबीब तनवीर के मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद ख़ान और तनवीर तखल्लुस है। अदबी और सकाफ़ती दुनिया में वो हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते थे। नागपुर यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। इब्तिदा में उन्होंने फिल्मी गीत और मुकालमे लिखे, फिर कुदसिया ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। उन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे हैं जिनमें बहुत से मशरक़ी और मगरबी मुल्कों में स्टेज किया गया। इनमें 7 पैसे, चरणदास चोर, हुरमा की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी, मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। इनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। हबीब तनवीर को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के कई एजाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत फ़्रांस ने उनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक वो इसे कलम बंद करने में मसरूफ़ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में इनके ड्रामे तर्जुमा हो चुके हैं। अगर आपको हबीब तनवीर के बारे में याद नहीं आता है तो आपको एक ऑप्शन मिलता क्या है? दूसरा, मुंशी प्रेमचंद का मिल जाता है। मुंशी प्रेमचंद के भी मुझे हबीब तनवीर नहीं आता है तो आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी बता सकते हैं। तो मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ूंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ूंगा दोस्तों? क्योंकि मैं ये PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम से आराम से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर 18। सबक काठ का घोड़ा का खुलासा लिखिए। तो या तो आपका काठ का घोड़ा का खुलासा लिख देना है। काठ का घोड़ा आपको चैप्टर पर याद होना चाहिए। अगर काठ का घोड़ा आपको नहीं याद आता है, काठ का घोड़ा अगर आपको याद नहीं आता है तो आपको एक ऑप्शन और दिया जाएगा कि काठ का घोड़ा नहीं आता है तो पानी की आलूदगी का खुलासा लिखिए। एक सबक है पानी की आलूदगी, जिसे हिंदी में कहते हैं जल प्रदूषण। तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है मजमूनी तौर पर, यानी लंबा चौड़ा उसका आपको जवाब देना है। तो मैं ये भी आपको नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इससे आपका वक्त ज़ाया होगा। ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ख़ुद भी अपने टेलीग्राम से डाउनलोड करके PDF को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब है सवाल नंबर 19। उस 19 में आपको क्या दिया गया है? एक गज़ल का शेर दिया गया है और आपको कहा गया है इसकी क्या लिखें, हवाला भी दें, उसकी तशरीह भी करें। तो शेर क्या है? हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। हवाला क्या है? ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और इसके शायर का नाम मीर तकी मीर है। तशरीह है, मीर अपने गज़ल के इस मतलब में कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी या हमारी हस्ती एक पानी के बुलबुला है और उसका दिखावा पानी के धोखे के शराब की तरह है जो दूर से नज़र आता है और नज़दीक जाते ही गायब हो जाता है। यानी ज़िंदगी क्या है? एक धोखा है। तो आपको इसका क्या करना है? तशरीह करनी पड़ेगी या नहीं। अभी दूसरा और है, इस साथ में क्या करना पड़ेगा? एक शेर का जवाब और देना पड़ेगा। हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले।
इसकी हवाला लिखना पड़ेगा। ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम शेख इब्राहिम ज़ौक़ है। अब तशरीह क्या करेंगे। ज़ौक़ कहते हैं कि हमें खिज़्र की तरह बहुत लंबी उम्र भी मिल जाए तो भी मौत के वक्त हम यही कहेंगे कि अभी तो हम इस दुनिया में आए थे, अभी तो आए थे और अभी इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, यानी इस दुनिया में हम बस नाम के लिए ही रहे थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेर ऊपर बताना पड़ेगा और एक शेर नीचे, दो आपको शेर अलग अलग याद करने पड़ेंगे, दो शेर के अलग अलग हवाले देने पड़ेंगे और दो शेर के अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, आपको तशरीह भी करनी पड़ेगी। इससे बेहतर क्या है, आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाता है या, क्या दिया जाता है या में आपको किसी नज़्म का बंद दे दिया जाएगा और आपको एक बार हवाला लिखना पड़ेगा और एक नज़्म का आपको बंद दे दिया जाएगा, बंद के कहीं से भी। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इसे हाथ करो उसे हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। नज़ीर अकबर आबादी की ये क्या है, नज़म है और नज़म का नाम है नेकी और बदी। और उसके बाद आप उसको पूरा पढ़ेंगे और चाहे तो उसकी तशरीह इजीली आराम से कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आप दो शेर पढ़ सकते हैं, गज़ल के दो शेर पढ़ के दोनों की तशरीह कर सकते हैं, और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक नज़म की तशरीह आप कर सकते हैं। दोनों आप ना करें तो भी आपका चल जाएगा, आपको ऑप्शन दिया गया या। अब इसके बाद जो आपका 20वां सवाल है बच्चों, वो है मीर अनीस के मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। यानी आपको इस सिलेबस में 22 चैप्टर हैं, तो 22 में से कुछ शुअरा भी हैं और कुछ मुसन्निफ़ हैं। तो आपको सभी के हालात ज़िंदगी आपको याद होना क्या है, ज़रूरी है। किसी से भी कोई से सवाल आ सकता है। तो जो मॉडल पेपर में करवाए हैं, जो मॉडल पेपर में आपको लिख के दे रहा हूँ, वो तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाता है या का, क्या मिल जाता है ऑप्शन या का, कि अगर आपको मीर अमन याद नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, आपका वो मीर अमन कहाँ से आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं, भूल गए, तो आपको या के बाद ऑप्शन क्या मिल जाता है, साहिर लुधियानवी। क्या मिल जाता है, साहिर लुधियानवी मिल जाता है कि साहिर लुधियानवी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। तो आप कंटिन्यू लाइनिंग में लिखेंगे तो क्या होगा, उससे लंबा चौड़ा मैटर हो जाएगा और लाइनें कम भरेंगी, पेपर भी कम लगेगा। इससे बेटर क्या होगा, आप इस तरह सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे। जैसे साहिर लुधियानवी के बारे में पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, असल नाम अब्दुल हई, असल नाम अब्दुल हई, क़लमी नाम साहिर लुधियानवी, तखल्लुस साहिर, पैदाइश 1921, वफ़ात 1980। तो इस तरह आपकी 3-4 लाइन एक साथ कवर हो जाएगी, तो देखने में अच्छा लगेगा और आपको अच्छे नंबर इसके मिल जाएंगे। इसके बाद आपको मिल जाता है दोस्तों सवाल नंबर 21, ऐ शरीफ इंसानों का खुलासा तहरीर कीजिए। तो जो भी आपकी नज़में दी गई है, पहाड़ और गिलहरी है, उसका खुलासा पूछा जा सकता है, नेकी और बदी का खुलासा पूछा जा सकता है। तो जो भी आपके सिलेबस में नज़म है, आपको सभी की नज़म के बारे में पूछा जा सकता है। और ये नहीं भी आती है तो आपको या का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, या का ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये नहीं आती है तो आप पहाड़ और गिलहरी का मुख्तसर हवाला भी दे सकते हैं, ठीक है। अब है आपका सेक्शन डी। अब बच्चे कहेंगे सर आपने स्किप क्यों किया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। तो बच्चों पूरा सुनने का सेंस नहीं है, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ आप सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वही आप खुद पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए टाइम वेस्ट करना क्यों। तो मैं फाइल टेलीग्राम पर डाल दूँगा, टेलीग्राम को पता ही है, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाना है SK एडुविज़न। स्पेलिंग याद नहीं हो तो ये लिखिए ऊपर, यहाँ से देख लेना SK एडुविज़न, आगे लिखना आपको फैमिली, क्या लिखना है, फैमिली, SK एडुविज़न फैमिली। आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे फाइल मिल जाएगी, फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, आपका टाइम इससे वेस्ट नहीं होगा। सवाल नंबर 22 में आपको क्या दिया जाएगा, फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम जमील अहमद है और आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाली में पढ़ते हैं और आपको किसके लिए, फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। क्या लिखेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाली राजस्थान। अब मैंने पाली क्यों लिखा, मैं अजमेर लिख सकता था, नहीं लिख सकता था। अगर आपको एग्ज़ाम में एड्रेस दे दिया जाए कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, पाली में पढ़ते हैं और आपका नाम जमील अहमद है, तो आपको भी अपना नाम जमील अहमद ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है।
ऐसा नहीं आपका नाम शाहरुख खान सलमान खान है तो आप नहीं सर मेरा नाम तो शाहरुख खान है, मैं तो शाहरुख खान ही लिखूँगा, मैं जमील अहमद क्यों लिखूँ? तो भाई लिखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में दिया गया है। समझ में आई बात? हाँ, अगर पेपर में नहीं हो तो आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम हो, आमिर खान, सैफ अली खान, जो भी आपका नाम हो आप लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, पैटर्न यहाँ पे दे दिया गया है, PDF में आप इसको आराम से देख लीजिएगा। और अगर एप्लीकेशन नहीं भी आती है तो आप क्या लिख सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं, मुबारकबाद का ख़त लिख सकते हैं। अपने बड़े भाई को 12वीं जमात में अव्वल आने पर मुबारकबाद का ख़त लिखना है। ख़त लिखने का तरीका ऐसा ही है। ख़त कैसे लिखते हैं ये चीज़ भी मैं आपको उन 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो बेहतर है कि आप वो दोनों वीडियो देखें। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी दोनों वीडियो में समझा चुका हूँ। आप कहेंगे सर इनको समझा क्यों नहीं रहे? समझा इसलिए नहीं रहे क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ। वो 2 वीडियो में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैसे ख़त लिखते हैं, एक एक लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड समझाया मैंने। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों को टाइम ज़ाया ना करें। अब बात करते हैं मज़मून के बारे में। तो ईद उल फित्र का मज़मून ऐसा है जो परमानेंटली है, हर साल आता है, कभी छूटता नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप ईद उल फित्र का निबंध, ईद उल फित्र पर मज़मून अच्छी तरह तैयार करके जाएं। यही मज़मून आपके लिए बेहतर रहेगा। एक है मेरा पसंदीदा खेल और एक है कंप्यूटर की अहमियत। तो मैंने यहाँ पर पहले ईद उल फित्र का जवाब लिखा है, ठीक है, ईद उल फित्र का पूरा मज़मून लिखा है। उसके बाद मैंने मेरा पसंदीदा खेल, अब खेल आपका कुछ भी हो सकता है, आपका क्रिकेट भी हो सकता है, हॉकी हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, जो भी आपका खेल हो आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद मैंने एक बार उसका भी लिखा है, एक मज़मून और था कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर की अहमियत, ठीक है, मैंने ये वाला भी लिख दिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे भी जितने भी मज़मून आपके दिए गए हैं सारे के सारे मज़मून मैंने लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं, पूरे अच्छी तरह तैयार कर दिए, रंग रोगन लगा लोगों कर। अब आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ वापस शुरू में एक बार। अब बताने की बात बच्चों ये है आपको कि मैंने यहाँ पर पूरा पेपर स्किप किया है। काफ़ी चीज़ें समझाने की थी, काफ़ी चीज़ें बताने की थी जो मैं बता चुका, समझा चुका। जब मैंने स्किप किया चीज़ को तब भी जाकर मेरा वीडियो ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट का हो गया है। अगर सोचो मैं एक एक वर्ड इसके सारे पढ़ता तो ये वीडियो 2, ढाई, 3 घंटे की मैराथन क्लास बन जाती। तो 3-4 घंटे मैराथन लगाने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि मॉडल पेपर है। ये चीज़ आप खुद पढ़ सकते हैं, तो इसको सुन के टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। टेलीग्राम पर जाइएगा, आप वो ले लीजिएगा, दोनों लिंक मैंने डाल दिए हैं, दोनों वीडियो देखिएगा। उनमें 1 घंटे में हर एक बात को डिटेल से समझाया है। ढंग से समझिएगा कैसे सवाल बनते हैं, क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह नॉलेज लेनी है। जब तक आप वो मैराथन वाले वीडियो नहीं देखोगे आपको आधी बात तो समझ में आएगी ही नहीं, और पेपर करते वक्त आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में रहा PDF का मामला, मैं PDF अभी आज आप ये वीडियो देख लीजिए, मैं आज शाम तक या कल सुबह तक ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF में शर्माइएगा मत, आपको PDF बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो जो फ्री में मिलता है उसके लिए डरना नहीं है। आपको कहाँ जाना है बच्चों, टेलीग्राम पर जाना है। कहाँ जाना है, टेलीग्राम पर जाना है। अब मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपका कमेंट में जवाब दे दूंगा ताकि आपका पेपर बेहतर हो। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन जितने लाया हूँ वही बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को भी ढंग से देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी उससे हो जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम ही बच्चों को कामयाब करे, आपको अच्छे नंबर से पास करे, इम्तिहान में आपको आसान पेपर दे ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें। टफ़ पेपर भी आए तो आप बड़ी मेहनत से, अपनी लगन से उसको भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। ऐसी आप तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। मैं मिलूँगा आपको बहुत जल्द आंसर की वीडियो में, ठीक है। जब आपका पेपर हो जाए तो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए आना पड़ेगा क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऐसी मैं आप बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।